हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको अल्टरनेट डेज पर रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है और अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके जीएस कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं। जिस पैटर्न पर आपका आगामी क्वेश्चन पेपर आईओ के द्वारा बनाया जाएगा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट बन जाता है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे डैश होते हैं। तो देखिए, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो देखिए, ने का प्रयोग होता है किस कारक के साथ? कर्ता कारक के साथ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी डिबिया डिबिये। देखिए, डिबिया डिबिये का सही जोड़ा क्या हो जाएगा? डिबिया डिबिया डिबिया। तो ये डिब्बिये हैं यहाँ पे, तो सही जोड़ा नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है? तो देखिए, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? बकरा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो देखिए, कन्नौजी जो है ये हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शाम 5 बजे वाली जो क्लास चलती है हिंदी की, स्पेशली हिंदी की क्लास चलती है और डिटेल क्लास होती है। वो एक क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाया जाता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहती है। तो देखिए, कन्नौजी की अगर हम बात करते हैं, तो ये किस हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो पश्चिमी हिंदी जो है, इसकी 5 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसको कौरवी भी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी है आपकी ब्रज ब्रज भाषा। तीसरी है आपकी बुंदेली, तीसरी है बुंदेली। फिर चौथी है आपकी कौन सी? कन्नौजी। और पांचवी होगी आपकी हरियाणवी, जिसको बांगरू भी बोला जाता है, हरियाणवी को। हरियाणवी पांचवी होगी हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी जो है, इसकी 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? तो देखिए, ये बताना है। वाक्य भेद भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो उसने पढ़ लिया होगा, ये कैसा वाक्य है? ये है संदेहवाचक वाक्य। यहाँ पे पता नहीं है कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यहाँ पे संदेश जता जा रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करके बताएं।
देखिए पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः धन जन्म, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये किस संधि का उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये किस संधि का, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको क्या होता है, क्या इसका नियम रहता है। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो देखिए संयुक्त स्वर बताना है इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा, ए। ए जो है ये अ और छोटी ई, अ और छोटी ई के योग से बना हुआ है, यानी कि ए स्वर जो है अ और छोटी की योग से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देता हो, सॉरी, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देता पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए इस पंक्ति में बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यह पंक्ति उपमा अलंकार का उदाहरण है। और यहाँ पर हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। हरि के चरणों की तुलना यहाँ पर कमल से की गई है। तो जहाँ पर तुलना की जा रही हो वहाँ पे हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो देखिए राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो राम खाना खाएगा इसका सही कर्मवाची रूप बताना था, तो राम से खाना खाया जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो देखिए कौन सा है इसमें से जो कि उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, तो ये है आपका विशेष धर्म, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाकी साधारण धर्म, उपमेय और उपमान ये सभी उपमा अलंकार के तत्व हैं, ये आपको याद रखना है। और उपमा अलंकार का एक तत्व विशेष धर्म नहीं होता। यह कौन सा शब्द है, विशेष धर्म वाचक शब्द है, ये वाचक शब्द है विशेष धर्म। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट में मुहावरे दिए हुए हैं और उसके अर्थ के साथ यहाँ पे जोड़ लेना है। तो देखिए करवटे बदलना, इसका अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आप सभी लोग भी आंसर लगाएं, कमेंट सेक्शन में आप लगा सकते हैं अपना राइट आंसर। तो करवटे बदलना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बेचैनी के कारण न सो पाना। अगला है आपका कोल्हू का बैल। तो देखिए कोल्हू का बैल, इस मुहावरे का अर्थ होता है लगातार काम में लगे रहना, यानी कि ई वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और हवा लगना, हवा लगना का मतलब क्या होता है, असर होना। कहते हैं ना आपको यहाँ की हवा लग गई, किसी एरिया का नाम ले लेते हैं कि यहाँ की हवा लग गई, हवा लगना का मतलब वहाँ की एरिया का असर हो जाता है। अगला है आपका ठोकरे खाना। ठोकरे खाना का मतलब हो जाएगा धक्के खाना। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और यह नाटक जो है, चंद्रगुप्त नामक जो नाटक है, ये वर्ष 1931 ईस्वी में रचा गया था। और यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम के भावों से ओतप्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो देखिए हस्तलिखित का सामासिक विग्रह कर लेना है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से लिखित। सामासिक विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखित आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का डैश से है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ब्लैंक एरिया दिया हुआ है वहाँ पे आपको फिल कर देना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल।
गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किससे है, मूल से है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल यानी कि इसका मतलब होता है असल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देखिए गमला जो है इसमें देशज शब्द नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है, पूछा जाए आपसे, गमला किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। याद रखेंगे गमला एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। वी उपसर्ग से बना शब्द है आपका विमुख। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वी उपसर्ग से बना शब्द विमुख है और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, वी धन मुख, यानी कि इसमें उपसर्ग शब्दों के फ्रंट में रखते हैं तो वी जो हो जाएगा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस पंक्ति में बताना है कि दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24। दी गई पंक्तियों में 24 मात्राएं हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लूट सके तो लूट में कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। लूट सके तो लूट ले, और यह पंक्ति दोहा छंद का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुल मिला के पूरी पंक्ति में है 24 मात्राएं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो देखिए हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं आंसर करके। जिन लोगों को आंसर आ रहा है इन्हें कहा जाता है क्या, परसर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को कहा जाता है क्या, परसर्ग। आपको बताया था ना परसर्ग किसे कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग या फिर विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति भी इनको कहा जाता है, परसर्ग या फिर विभक्ति। जैसे कि राम ने राम को राम से, राम के लिए, राम से अलग, राम का के नाम पर। तो देखिए इन शब्दांश में ने, को, से, के लिए, से, इसके अलावा का, के, की, तो ये पर, ये सभी हो जाएंगे आपके क्या, परसर्ग। परसर्ग ये हो जाएंगे आपके, तो का, के, और ऐसे ही पर, और इसके अलावा से, ने, को, ये सभी आपके परसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो देखिए उत्थान का नियम से कौन सा सही विलोम शब्द है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पतन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है ये बताना है, तो उत्थान का विलोम होता है क्या, पतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपने प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य से रिलेट करके। तो देखिए उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी, ये कौन सा पंथ था, ये था नास्तिक पंथ, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कबीर पंथ की बात करते हैं, इसके अलावा सत्य पंथ और वैरागी पंथ। कबीर पंथ, सत्यनाथ पंथ, बैरागी पंथ इत्यादि समय समय पर उत्तराखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, जबकि नास्तिक पंथ का उत्तराखंड में कोई प्रविष्टि यानी कि कोई अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सुलेमान सिको ने कहाँ पर शरण ली थी ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वाल में। सॉरी, तो गढ़वाल में शरण ली थी किसने, सुलेमान सिको ने, ये ध्यान रखेंगे।
गढ़वाल की रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी शाह के शासनकाल में मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने कहाँ पर गढ़वाल में शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो कौन ये राजा था, कौन सा राजा था ये था प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1804 को गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और कहीं कहीं बुक में आपको 1803 भी दिया हुआ है, तो ईयर आप ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौड़ टूटी क्या थी। तो देखिए पौड़ टूटी का क्या मतलब होता है ये बताना है। तो पौड़ टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर होता था, तो ये एक कर था, आयात निर्यात कर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो देखिए इनमें से कौन था जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरा देवी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और गौरा देवी जो है, इन्होंने उत्तराखंड के चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्हें नवंबर 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बाकी जो सभी हैं, महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत, NH बहुगुणा, ये सभी क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। तो ये सभी व्यक्तित्व जो हैं ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल, रानीखेत, गोरखा रेजिमेंट, देहरादून, भारतीय सैन्य अकादमी, चंबा, गब्बर सिंह स्मृति स्मारक, कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताएं। आप सभी लोग डेली पढ़ाई करते हैं तो आंसर बताएं कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं होगा। तो सुमेलित नहीं है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। देखिए रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, गोरखा का नहीं है। किस रेजिमेंट का, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, न कि गोरखा रेजिमेंट का। और वर्ष 1948 में इसे कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया गया। पहले इसका कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय था आगरा में, आगरा में इसका मुख्यालय था। और वर्ष 1948 में इसे आगरा से कहाँ, रानीखेत स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। कौन सा ऐसा वृक्ष है। तो ये वृक्ष है आपका बांज वृक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है और यह उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जिम कॉर्बेट राजनीतिज्ञ, BD पांडे इतिहासकार, E.T. एटकिंसन कलाकार, मोहन उप्रेती अभियंता, बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, BD पांडे इतिहासकार। BD पांडे जो है ये एक इतिहासकार नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिम कॉर्बेट जो है ये एक राजनीतिज्ञ थे, ये पता ही है आपको। E.T. एटकिंसन कलाकार थे, मोहन उप्रेती अभियंता थे और बद्रीदत्त पांडे ये इतिहासकार नहीं है। तो ये आपका सही सुमेलित, सॉरी कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। BD पांडे ये इतिहासकार थे। तो कौन सा सुमेलित है यही बताना है, करेक्ट वाला बताना है। BD पांडे एक इतिहासकार थे। तो BD पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे के जन्म की बात करें तो 1882 में इनका जन्म हुआ था और ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, अल्मोड़ा के निवासी थे। और ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार, राजनीतिज्ञ तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके इनकरेक्ट हैं सारे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोशी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा, बता दूं कल के ही पेपर में ये क्वेश्चन, कल के या फिर परसों 2-3 दिन पहले के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो आप सभी लोग उसको ध्यान रखेंगे। जोशी से रिलेटेड निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है ये बताएं। तो जोशी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जोशी उपजाति भारत में दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान
और उत्तराखंड में पाई जाती है और यह उत्तराखंड के किसी स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो कौन सी राजभाषा थी कत्यूरी शासकों की, बताएं। ये राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कत्यूरी शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। कत्यूरी जो था ये भारत का मध्ययुगीन शासक वंश था। मध्ययुगीन शासक वंश था ये, जिसने 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया। और कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की थी? बसंत देव ने। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाते हैं, तो आप इनको स्किप मत कीजिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज करते रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और आपको अगर एक किताब में आप पढ़ते हैं तो शायद ही आपको इतने पॉइंट एक साथ मिलेंगे। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? तो देखिए, न्याय का देवता किसे माना जाता है उत्तराखंड राज्य में? गोलू देवता को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अल्मोड़ा जनपद में जो चितई नामक स्थान है, वहाँ पर गोलू देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो गोलू देवता से लोग पत्र द्वारा न्याय की गुहार लगाते हैं और इस मंदिर में बहुत सारे पत्र भी लोगों ने लगाए हैं वहाँ पे। आप अगर गए होंगे चितई गोलू देवता मंदिर में तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगला देखेंगे, गढ़वाल मंडल में चलांदा यानी कि घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो देखिए, गढ़वाल मंडल में चलांदा यानी कि घूमने वाला के नाम से जाना जाता है एक स्थानीय देवता को, और ये स्थानीय देवता है महासु देवता। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और महासु देवता एक नहीं बल्कि 4 महासु देवताओं, कौन कौन से? एक तो आपका बासिक महासु, दूसरा पवासिक महासु, तीसरा है आपका बुठिया महासु, और चौथा है आपका चलादा महासु। तो 4 महासु देवताओं का ये सामूहिक नाम है, महासु देवता, और जो कि भगवान शिव के रूप में ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो भगवान शिव के रूप हैं। महासु देवता भगवान शिव के एक रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? तो देखिए, गढ़वाल राजवंश का इतिहास ये एक पुस्तक है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है ये बताना है। तो इसकी रचना की गई है किसके द्वारा? मौलार राम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीनगर गढ़वाल में मौला राम का जन्म होता है। तो श्रीनगर गढ़वाल में जन्मे मौला राम ने गढ़वाल राजवंश का इतिहास कृति लिखी है और ये एक प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि थे मौला राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तांदी, थड़िया, चौफुला, खुदेड़, कौन सा लोक नृत्य नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खुदेड़। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। खुदेड़ जो है ये लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाया जाने वाला एक क्या है? गीत है। ये नृत्य नहीं है, गीत है, ये ध्यान रखना है आपको। और यह उत्तराखंड का एक लोक नृत्य नहीं, क्या है? लोक गीत है। अगला क्वेश्चन है आपका, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। तो कब से कब तक समयावधि होती है कुंभ मेले की, हरिद्वार कुंभ मेले की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मकर संक्रांति से बैसाखी तक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ की सामान्य समयावधि है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन सा है? देखिए, हिल यात्रा से भी क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा। कल के पेपर में आप देखना कि हिल यात्रा से एक क्वेश्चन रिलेट करके पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आयोग के द्वारा ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है। तो हिल यात्रा जो है यहाँ से अक्सर रिपीट किए जाते हैं। और कल का ही पेपर, कल रात को मैंने वो क्वेश्चन पेपर जो आपको सॉल्व कराया हुआ है, तो उस पेपर में हिल यात्रा से एक क्वेश्चन बना हुआ है, आप देखना जरूर उसको। तो देखिए, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन सा है? लखिया भूत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ के शोर घाटी में मनाए जाने वाला हिल यात्रा लोक नाट्य का जो
प्रमुख पात्र है ये लखिया भूत यानी कि वीरभद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है इनमें से कौन? ओली। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओली स्कीइंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ ठंड के दिनों में काफ़ी बर्फ भी जम जाती है जहाँ बाद में स्कीइंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुरही और रणसिंघा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो तुरही और रणसिंघा जो हैं ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुरही और रणसिंगा सुशिर वाद्य यंत्र है। देखिए तुरही की बात करें तो तुरही जो है ये किसका बना होता है? ये तांबे का बना होता है। तांबे का बना ये एक वाद्य यंत्र होता है और युद्ध के समय ये बजाया जाता है और वर्तमान में तुरही दमामा के साथ बजाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, युद्ध के समय यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है तुरही नाम का। और रणसिंघा भी आपको पता होगा ना, काफी बड़ा बड़ा सा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है? तो देखिए उत्तराखंड की लोक कला है अल्पना, जिसके लिए प्रचलित शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए प्रचलित एक शब्द दिया जाता है जिसका नाम है ऐपण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ऐपण जो है यानी कि अल्पना, इसे दीवार एवं दरवाजों के सामने बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गढ़वाल समाचार का प्रकाशन आरंभ किया गया था किस वर्ष? ये वर्ष था आपका वर्ष 1902। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था ये भी पता रहना चाहिए, गिरिजा दत्त नैथानी। याद रखिए, गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा इस पत्र का प्रकाशन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और यह एक मासिक पत्रिका है, ये एक मासिक पत्रिका थी गढ़वाल समाचार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? तो देखिए अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 19 जून 1929 को 19 जून 1929 को जो महात्मा गांधी हैं इनका आगमन हुआ था अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे कम आयु की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो ये कौन सी महिला थी? सबसे कम आयु की महिला बतानी है। तो ये थी कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल राज। ये महिला थी शीतल राज। शीतल राज ने मात्र 22 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और ये पिथौरागढ़ जिले के सालमोड़ा गांव की रहने वाली हैं शीतल राज। ये किस जनपद से बिलोंग करती है पूछा जा सकता है, तो पिथौरागढ़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 को कब प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2008 में। अगला क्वेश्चन है, भेकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं? तो भेकल ताल और आपका ब्रह्मताल ये दर्शनीय स्थल किस जनपद में? उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन है जो कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। बाकी बुद्धि बल्लभ पंत और मुंशी इम्तियाज अली और जीवानंद जोशी ये सभी अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे। देखिए 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया 1871 ईस्वी में और इसके संपादकों में बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल और इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे भी थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो देखिए भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हाथ से किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो जिन्हें आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर। तो भारतीय संविधान के जो मूल दस्तावेज थे इनको अपने हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण
राइज ज़्यादा नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और इसमें कितने पन्ने थे? 233 पन्ने हैं तथा इसका वजन है 13 केजी, 13 किलोग्राम इसका वजन है। भारतीय संविधान के जो एक बुक टाइप की है ना, तो उसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन बी7 का केमिकल नेम बताना है यहाँ पे। तो क्या होता है विटामिन बी7 का? बायोटिन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए मेजर ध्यानचंद से अक्सर आयोग के द्वारा क्वेश्चन बन रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो देखिए हॉकी के दिग्गज हैं मेजर ध्यानचंद, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कब? 29 अगस्त। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से मेजर ध्यानचंद से रिलेट करके आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? प्रसिद्ध चंद्रबदनी का मंदिर है आपके चंद्रकूट पर्वत पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह किस जनपद में स्थित है? टिहरी में। टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है आपका चंद्रबदनी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? तो देखिए विविधता में एकता ये मुहावरा दिया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप सभी लोग, आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिए। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है वो अलग से बताया जाता है और कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो बताया जा रहा है आपको। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टडी विद एम पर। लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लोग क्या करते हैं? बेचते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो यहाँ पे आपको स्टडी विद एम के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से लाभ जरूर लें और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके शेयर कीजिए। और आप सभी लोग इनको डेली फॉलो कर सकते हैं क्योंकि प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। तो एक प्रैक्टिस सेट अगर पुराने नहीं देखे हैं तो एक रोज़ भी आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका आगामी उत्तराखंड का जो पुलिस का पेपर होने वाला है वो 18 जनवरी को होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो आप सभी लोग फटाफट से, सॉरी दिसंबर में होने वाला है, जनवरी में कहाँ बोल रही हूँ, दिसंबर 18 दिसंबर को आपका पेपर डन है उत्तराखंड पुलिस का। साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें। काफ़ी कम टाइम है आप लोगों के पास अब, क्योंकि ये नवंबर का महीना भी आधा जा चुका है। तो आप सभी लोगों के पास बहुत कम टाइम है। तो यहाँ पे आपको डेली तैयारी कराई जा रही है, तो आप तैयारी में जुटे रहें। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको मैं बता दूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिन्होंने, आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने फॉर्म ये फिलअप किया हुआ है और कितनी पोस्टें हैं। तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए तैयारी भी आपको तगड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारी क्लासेस, कोई पेमेंट नहीं करना है आपको। बस इतना ही आपसे चाहते हैं कि आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है आपका, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है? तो देखिए किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.0 से अधिक तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो वस्तुएं क्या होने लगती है? गिरने लगती हैं। तो चलिए अगला है,
परसों आपने देखा होगा कि भूकंप आया हुआ था। कहाँ कहाँ पर भूकंप आया आप कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ पे किस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे भूकंप आया नहीं आया ये आप कमेंट करके बताइएगा। परसों यानी कल का दिन छोड़ के परसों शाम 8 बजे के टाइम पे भूकंप आया हुआ था, तो आपके वहाँ आया नहीं आया ये आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए 6 या उससे अधिक 6.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर क्या हो जाती है, इमारतें भी नष्ट हो सकती हैं और वस्तुएं गिरने लगती है 5 से अधिक तीव्रता का अगर भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है किसको, भूटान को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन अथवा ड्रुकग्युल के रूप में जाना जाता है। ड्रुकग्युल के रूप में भी इसको जाना जाता है, और यह भूटान का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। और इसके राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो देखिए शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए ब्रह्मोस जो है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और यह शिखर तकनीक पर आधारित है, और इसे पनडुब्बी पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। और इसका विकास रूस, ध्यान दीजिएगा, इसका जो विकास है ये रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया, रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से किया है। तो किसने इसका विकास किया है संयुक्त रूप से, ये ध्यान रखेंगे। रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डेस के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई, लॉर्ड वेलेस्ली के। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। सहायक संधि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो इस दौरान ये कौन थे, सहायक संधि के समय गवर्नर जनरल थे, और हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। हैदराबाद जो था ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, आप स्किप कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी कि क्लियर पीडीएफ आपके मिले आपको। देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई, और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। इनके एक शिष्य थे बंदा बहादुर, जिनको क्या कर दिया गया, यह संस्था सौंप दी गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की जो संस्था थी ये समाप्त हो गई, और सिखों का जो नेतृत्व है ये किसको, उनके विश्वसनीय शिष्य थे बंदा बहादुर, तो इनको सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को संबंधित है। तो देखिए तंजावुर यानी कि तंजौर का जो सुंदर मंदिर है, काफी सुंदर मंदिर है तंजौर का मंदिर, और ये किस देवता को समर्पित है ये बताना है। तो ये संबंधित है किसको, भगवान शिव को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए चोल वंश के सम्राट राज राजा द्वारा ये बनवाया गया था तंजौर का जो मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे। चोल वंश के राजा थे, चोल सम्राट थे, चोल वंश के सम्राट थे राज राजा, जिन्होंने तंजौर का मंदिर बनवाया था, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। तो देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी
जो कि महाराष्ट्र में है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी जो नदी है ना, इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन से पेपर आपके रिपीट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो तो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आयोग ने अगले पेपर में इसको पूछा, तो ये पक्के हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में किस नदी पर स्थित है? किस राज्य में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है गोखुर झील पर। वुलर झील जो है ये गोखुर, ये एक गोखुर झील है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में नदी पर बनी एक गोखुर झील है। कौन सी झील? वुलर झील। और तुलवुल परियोजना वुलर झील में स्थित है, ये ध्यान रखिए। तुलवुल नामक जो परियोजना है ये भी किस झील में? वुलर झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है, क्योंकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये जापान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार ये भारत की संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया? ये किया गया था वर्ष 2009 में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, और इसके अंतर्गत 86वें यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा सवाई जय सिंह यानी कि जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? तो देखिए, जय सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। महाराजा सवाई सिंह यानी जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी, और इसके अलावा इन्होंने काशी यानी कि बनारस, इसके अलावा मथुरा एवं जयपुर में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था, वेधशालाओं का। और ये आमेर के कछवाह वंश के शासक थे। किस वंश के भी पूछा जा सकता है, ये आमेर के कछवाह वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है आपको पता होगा, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कर्क रेखा 23.5 के लगभग डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों, कौन कौन से ये 8 राज्य हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसको पक्का कर लीजिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे कौन?
इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। तो संघीय संविधान समिति जो है इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई है। तो प्राचीन गणित की एक पुस्तक है गणित सार संग्रह, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है महावीराचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखी गई है, और ये राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के दरबारी थे। ध्यान दीजिएगा, ये किसके दरबारी थे? महावीराचार्य राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है इनमें से कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है माउंट कंचनजंगा, और इसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर, और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। हिमालय के प्रथम तथा द्वितीय सबसे बड़े पर्वत कौन कौन से हैं? देखिए, हिमालय का प्रथम और द्वितीय सबसे बड़ा पर्वत बताना है तो सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। दूसरा नंबर पर स्थान किसका है? गार्डविन ऑस्टिन K2, गार्डविन ऑस्टिन जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पर, दूसरा है गार्डविन ऑस्टिन यानी कि K2, तीसरा है कंचनजंगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो आपका एवरेस्ट है इसकी हाइट तो आपको पता होगी, 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। और गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 जो है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। और आपकी कंचनजंगा की हाइट है 8,598 मीटर। तो आपको याद रखना है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन कौन से पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा केवल एक सीट है? लोकसभा में केवल एक सीट है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये भारतीय राज्य है, ये है आपका मिजोरम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मिजोरम राज्य में लोकसभा निर्वाचन की केवल एक सीट है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो देखिए, मनुष्य में पित्त यानी बाइल का जो उत्पादन होता है वो किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? जिगर यानी यकृत में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो देखिए, आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1993 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इसके अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का यानी या 3 वर्ष या 70 वर्ष के आयु का होता है, जो पहले हो इनमें से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो देखिए, साइंस स्किप कर सकते हैं, सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे थोड़े से 2-4 क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं, तो इसको मैं बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाद। अगला क्वेश्चन है, डैश विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है निश्चित। ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सांकेतिक विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि STPF का गठन कब किया गया? तो देखिए, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क में कब?
वर्ष 2013 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची में सूचीबद्ध है। किस सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यापार संघ भारत के 7वीं अनुसूची में दी गई है, लेकिन किस में सूचीबद्ध किया गया है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है। शिक्षा, वन तथा मजदूर संघ भी समवर्ती सूची के ही अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, खान अब्दुल गफ्फार खां। वर्ष 1930 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खां की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 1930 के दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था और खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने खुदाई खिदमतकार नामक एक संगठन का निर्माण भी किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मुगल। मुगल जो थे, मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। मुगल बादशाह तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। मुगल बादशाह कौन थे, तैमूर। मुगल बादशाह तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। और भारत में मुगलों ने 1526 से लेकर 1858 तक शासन किया था। कब से कब तक भारत में मुगलों का शासन रहा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिहांग महाखड्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और यह पूर्वी की ओर भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है। ये ध्यान रखेंगे, यह पूर्व की ओर भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है, दिहांग महाखड्ड। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मैक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स और फिर ब्रैकेट फंक्शन का प्रयोग फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर है पानी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलने की प्रक्रिया को डैश भी कहा जाता है। गलने की प्रक्रिया को संगलन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काशीपुर जो कि कहाँ पर स्थित है, उधम सिंह नगर में स्थित है। तो यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना की गई। तो देखिए, काशीपुर में IIM की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो आपका काशीपुर में IIM है, इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। और किस वर्ष इसकी स्थापना की गई है ये भी पूछा जा सकता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2011 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम की खोज किसने की थी। पोटेशियम की खोज की गई थी किसके द्वारा, हम्फ्री डेवी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। तो किसके लिए संरक्षित किया गया है अस्कोट वन्य जीव विहार, आंसर लगाएं आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए संरक्षित है और यह उत्तराखंड के किस जिले में है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अस्कोट है आपका पिथौरागढ़ जिले में
और इस वन्यजीव विहार की स्थापना वर्ष 1986 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। हुमायूं का मकबरा बताना है कहाँ पर है, तो ये है आपके न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के कहाँ पर कौन सा मकबरा कहाँ पर है, ये पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो देखिए, नैनीताल ने, आपसे आयोग के द्वारा पूछा गया है कि किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा। हो सके अगला क्वेश्चन ग्लेशियर से पूछ दे आपसे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, आपको पता चलते रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रात को 8 बजे अल्टरनेट डेज पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, यानी कि आज आपका जैसे प्रैक्टिस सेट आया है, कल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आएगा। कल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया गया था, काफ़ी लोगों ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है जल्दी से देख लीजिए, कहीं आप पीछे ना रह जाएं इन सब में। तो आप सभी लोग देखिए इन क्लासों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यमुनोत्री गंगोत्री ग्लेशियर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। और वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा को मानव का भी दर्जा दिया है। ये ध्यान रखेंगे, गंगा नदी को भी एक मानव का दर्जा मिला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 16 दिनों की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि है 16 दिनों की, और यह एक पर्यटक ट्रेन है जो कि 14 नवंबर 2018 से चलाई गई है। और यह ट्रेन दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाएगी, और यह ट्रेन हिंदू महाकाव्य पर आधारित रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों तक जाएगी। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, श्री रामायण एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थित था। जो देखिए, आरबीआई की जब स्थापना की गई तो इसका केंद्रीय जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जा सकता है, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई, और वर्ष 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो 1949 याद रखेंगे, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, मूल लेखांकन समीकरण क्या है। तो देखिए, मूल लेखांकन समीकरण ये क्या है आपका, ये है संपत्ति बराबर देयता और फिर धन इक्विटी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वास्तविक रूप में लेखांकन का अर्थ बताएं तो क्या होता है। वास्तविक रूप में लेखांकन का अर्थ किसी घटनाक्रम के अंकों में लिखना होता है जो किसी उद्देश्य से किया जाता है। और यहाँ संपत्ति का लेखांकन किया गया है जो देयता एवं इक्विटी के योग के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेशन अभी भी शेयर नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। अगला क्वेश्चन देखें फिर, वर्ष 1951 की गणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात यानी प्रति हजार पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या बतानी है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे पूछा है, और 2011 के अनुसार भी मैं बता दूंगी ताकि आपसे लेटेस्ट भी पूछे तो आपको पता रहे। तो यहाँ पे 1951 की जनगणना के अनुसार है 946, ये ध्यान रखेंगे। और वर्ष 1961 में कितनी थी ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 1961 में यह जो अनुपात था, लिंगानुपात, वो कितना था, 941 था वर्ष 1961 में। वर्ष 1971 की बात करें तो वर्ष 1971 में 930 था ये लिंगानुपात। और वर्ष 2001 में आपसे पूछा जाए तो वर्ष 2001 में कितना था, 933 लिंगानुपात था, यानी प्रति हजार पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या थी 933। जबकि 2011 की अगर हम बात करते हैं तो 2011 में कितनी है, 943। तो आपको 2-3 ईयरों का
ध्यान देके चलना है ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप करेक्ट करके आए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम जो बांध है ये आपका बनाया गया है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। श्रीशैलम बांध आपसे अलमाटी बांध से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। कल के पेपर में मैंने सॉल्व कराया है कि जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, कहाँ किस राज्य में स्थित है, उसको आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। तो अलमाटी बांध से रिलेट करके अगला हो सके श्रीशैलम बांध पूछ लिया जाए या फिर अलग कोई बात पूछ दिया जाए आपसे। तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 145.10 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 512 मीटर इसकी लंबाई है। और यह सुविधाओं के विस्तार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बांध है श्रीशैलम बांध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 गीगाबाइट में 10 मेगाबाइट्स होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम है ये, जिसका नाम है पथिक। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये बताना है, किसके लिए इसको शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहते, अगला है यहाँ पे देखिए, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो काशी विद्यापीठ वाराणसी जो है इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और कब इसकी स्थापना की गई? वर्ष 1921। याद रखें, काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में की गई वर्ष 1921 में। और उन्होंने, जो आपके शिव प्रसाद गुप्ता हैं, इन्होंने वाराणसी में भारत माता मंदिर भी बनवाया था। और वर्तमान में यह महात्मा गांधी काशी पीठ विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुआ था? तो देखिए, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। और चमोली जिले से ये प्रारंभ हुआ और ये एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जिसमें किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़कृत मैदान। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नदी के अत्यधिक जल राशि एवं परिवहन भार बढ़ने से नदी निम्नवर्ती क्षेत्रों में अवसादों का निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति के बाद नदी का तल छट उस क्षेत्र में बिछ जाता है जिसे कहा जाता है बाढ़ का मैदान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य है आपका कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश राज्य। और वर्ष 2018 की अगर हम बात करते हैं, वर्ष 2018 में भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य है ये मध्य प्रदेश राज्य। और दूसरा स्थान राजस्थान राज्य का है, तीसरा स्थान है झारखंड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की एकमात्र पुत्री है। संकेत में की गई महिला अनूप से क्या संबंध है ये बताना है, संबंध बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुत्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्रोन को DTRAS लिखा जाता है तथा इसको
ये लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STUMP को किस रूप में लिखा जाएगा, यानी स्टंप को किस रूप में लिखा जाएगा, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि P का अर्थ घटाव है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ गुणा है तथा S का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। तो ये दी गई समीकरण में कौन सा करेक्ट है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर सही हैं। तो देखिए यहाँ पे निष्कर्ष भी, कथन भी दिए हुए हैं। कथन है आपका सभी काले सफ़ेद हैं, सभी नीले काले हैं। निष्कर्ष है कुछ सफ़ेद नीले हैं। सेकंड है आपका सभी नीले सफ़ेद हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निष्कर्ष। एक व दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। निष्कर्ष जो दोनों दिए हुए हैं आपके, दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी की क्लास नहीं देखी है वो भी देख लीजिए, शाम 5 बजे दी गई थी। सुबह 10 बजे वाली क्लास नहीं देखी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लासेस है और स्किप करते हैं एक दिन भी तो आप जो अदर कंटेंट हैं, कंटेस्टेंट हैं एग्ज़ाम देने वाले, तो वो लोग आपको पीछा छोड़ देते हैं। तो आप पीछे मत रहिएगा, आगे रहिए। इन क्लासेस को डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।